आशी अपने पति मायांक और सास सुरेखा के साथ रहती है। एक दिन जब सुरेखा अपने मायके गई होती है, तभी आशी मौके का फायदा उठाकर घर में अपने दोस्तों को बुला लेती है और उनके साथ मजे से नाच गाना और पार्टी शार्टी करती है। आई एम अ डिस्को डांसर, टिंग टिंग टिंग, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। आशी, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालोगी, लेकिन ससुराल में आने के बाद भी तुमने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया। दैट्स सो नाइस। पार्टी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। लेट्स पार्टी। आशी के वैसे तो कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उसका एक काले रंग का दोस्त भी होता है, कार्तिक, जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है। पार्टी चल ही रही होती है कि उतने में मायांक आ जाता है और पार्टी में लड़कों को देख गुस्सा हो जाता है। सबके जाने के बाद, आशी, ये सब क्या था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या तुम भूल चुकी हो कि तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रहती हो? अरे मायांक, माँ जी अपनी माँ और भाभी से मिलने गई है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को घर पे ही पार्टी के लिए बुलाया। माँ का मायका पास में ही है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती थी। वो तो शुक्र है कि मैं था। अगर मेरी जगह माँ आ जाती तो तब तुम क्या करती? बताओ। मायांक, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो तो क्या करूँ आशी? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़के क्यों है? और तुम उस काले लड़के के साथ इतना गुलू गुलू क्यों कर रही थी? ओ कम ऑन मायांक, वो कोई काला लड़का नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है कार्तिक। और तुम कब से इतने दकियानुसी सोच वाले बन गए जो लड़का लड़की और रंग में डिफरेंस करने लगे? मुझे कुछ नहीं पता आशी। आइंदा से अगर तुम्हें किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। और हाँ, अपने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट तोड़ दो। यू गॉट इट? लेकिन मायांक मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर मायांक वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद आशी गर्भवती हो जाती है। तभी उसकी खड़ूस सास और पति उसकी देखरेख करने लगते हैं। ये लो आशी, तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट, और ये तुम्हारी फेवरेट बुक तुमने मंगाई थी ना पढ़ने के लिए। थैंक यू मायांक। बहू, ये देख, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है और साथ ही गाजर का हलवा भी बनाया है। वाओ माँ जी, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म देसी घी में बना गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच माँ जी। प्रेगनेंसी के दौरान आशी अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक से काफी बातें करती है। एक दिन मायांक उन दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लेता है। आशी, फिर तुम उस कालू कालिया से बात कर रही थी? अरे इतने कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उस लंगूर में जो वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मायांक, फॉर गॉड सेक यार, कार्तिक को इस तरह गलत वे में कुछ भी मत बोलो। वो मेरा दोस्त है। अरे काय का दोस्त? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम उस बंदर से वीडियो कॉल से फोन पर बात नहीं करोगी, समझी तुम? इस तरह मायांक और आशी के बीच में यूं ही बहस जारी रहती है। 9 महीनों बाद फाइनली आशी एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर मायांक और सुरेखा को यह खुश खबर देते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। क्या? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि लड़का ही हुआ। माँ, मुझे बेटा हुआ है। माँ, बेटा हुआ है। हाँ मुन्ना, चल हमारे खानदान के चिराग का चेहरा तो देखते हैं। लेकिन जब सुरेखा और माया दोनों बच्चे का चेहरा देखते हैं तब वो एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे का रंग तो काला होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे बच्चा तो काला है। हाय राम, इतना काला बच्चा? बहू, ये तूने हमें क्या दे दिया? एक बेटा तो दे दिया, लेकिन वो भी इतना काला कलूटा।
मायांक और सुरेखा दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और बेचारी आशी अकेले ही बच्चे को घर लेकर आती है। घर में मेहमान आया है, उसके बावजूद भी आप दोनों नाखुश हो। माँ जी, आपके हाथ तो तरस गए थे ना बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसके साथ खेलने के लिए। और मायांक, तुम्हें तो लड़का ही चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं। अरे इतने काले बच्चे को मैं अपने हाथ में लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। छी 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 छी, हमारे खानदान में तो आज तक इतना काला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और ना ही तुम्हारे खानदान में दादा परदादा लोग तक कोई काला है। आशी, तुम गोरी हो, मैं भी गोरा हूँ, हमारी फैमिलीज में कोई भी काला नहीं है। उसके बाद भी ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ? ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये किसी और का बच्चा है। ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो मायांक? सही तो कह रहा है मुन्ना। मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा जरूर उस काले कार्तिक और तुम्हारा है, इसीलिए ये उस पर गया है। वैसे भी तुम दोनों तो दिन रात बातें किया करते थे, तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा था। छी, बस मायांक, कब से तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे के रंग पर सवाल उठाया है, लेकिन मेरे एक औरत के चरित्र पे भी सवाल उठाया है। अगर इतना ही है तो डीएनए टेस्ट करवा लेना मुन्ना, तब पता चल जाएगा कि ये बदसूरत काला बच्चा तेरा है या किसी और का गंदा खून है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो आशी, डीएनए टेस्ट करके सब साबित हो जाएगा। नहीं, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करूंगी। तू तो सच्ची है ना, तो घबरा क्यों रही है बहू? मैं घबरा नहीं रही, अगर मैं खुद से कह रही हूँ, और डॉक्टर ने भी यही बताया है, और सब आपके सामने ही हुआ है, फिर भी आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं कोई भी सफाई या प्रूफ नहीं दूंगी। क्यों दोगी तुम? प्रूफ में पता तो चल ही जाएगा ना कि ये बच्चा उस काले लंगूर की नाजायज औलाद है। तभी आशी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो मायांक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, मेरे बच्चे की इज्जत ना हो, और मुझ पर किसी को रत्ती भर भी भरोसा ना हो, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, चलो निकलो निकलो, जल्दी दफा हो जाओ मेरे घर से। आशी अपना सामान बांधकर बच्चे के साथ मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। जब आशी की माँ को सब पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने नाती को उसके काले रंग के साथ भी प्यार करती है और उसकी खूब देखरेख करती है। आशी बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू केवल 3 महीने की थी जब तेरे बाबूजी उस ट्रेन एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद तो मैंने अकेले ने ही तुझे संभाला। एक माँ के साथ साथ पिता भी बनी और तू भी बनेगी। हाँ माँ, मैं मेरे बच्चे की माँ और उसके पिता दोनों बनूंगी और उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी और सारी अच्छी बातें सिखाऊंगी, ताकि वो अपने हैवान पिता की तरह गलत सोच वाला ना बने। हाँ बिटिया। आशी अब अपने बच्चे को अच्छे से संभालती है। वही बेचैन मायांक एक दिन डॉक्टर के पास जाकर सारे रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सच में वो काला बच्चा उसी का है। ये क्या? ये सारी रिपोर्ट्स और ये प्रूफ तो यही कह रहा है कि वो काला बच्चा मेरा ही है। इसका मतलब मैंने जिस बच्चे का इतना तिरस्कार किया वो मेरा ही खून था, मेरा बच्चा। कभी कभी माँ बाप या खानदान वाले गोरे भी हो तो भी बच्चा काला या सांवला रंग का पैदा हो सकता है, और ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण ही होता है। इसमें किसी को दोष देकर फायदा नहीं। मायांक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आशी के मायके चला जाता है। तभी आशी उसे घर की दहलीज लांघने ही नहीं देती। रुक जाओ वहीं पर मिस्टर मायांक सिन्हा, मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दूंगी। आशी, आशी मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई आशी। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर और हमारे बच्चे के रंग पर सवाल किया। वो किसी और का है ये कहा, लेकिन अब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुका है आशी कि वो खून मेरा ही है। और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद तुम यहाँ बच्चे से मिलने चले आए? छी मायांक, कितने घटिया इंसान हो तुम। जिस आदमी को औरत की इज्जत करना और दूसरे के रंग रूप की इज्जत करना नहीं आता, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। दामाद जी, अब आपको मेरी बेटी सीधे कोर्ट में मिलेगी। तलाक के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर आशी मायांक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो जाता है और आशी अपने बेटे को अकेली ही संभालती है। हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बहू एक नंबर की चंट और चालू लड़की है। मुझे तो लगा था कि मैं उसे अपने जूते के तले दबा कर रखूंगी, लेकिन उसने तो मुझे ही जूती के नोक पर रख दिया है। सच में? हाँ महिमा, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बहू के आने से मेरे घर में सब कुछ बदल गया है। बेचारी, मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मैंने तो अपने लिए एकदम गौ बहू लाई है। 2 दिन हुए हैं शादी करके आए। कैसे क्या होता है ये उसे कुछ भी नहीं पता। अरे बहुएं सास से कम होशियार होनी चाहिए, तभी वो सास के दबाव में रहती है, वरना पंछी की तरह फुर्र हो जाती है। हाँ महिमा, तू एकदम सही कह रही है। महिमा को हमेशा यही लगता है कि उसकी नई बहू वेदिका गांव की एक गंवार लड़की है। ऐसे ही एक दिन महिमा वेदिका से कहती है, अरे वेदिका बहू, प्रफुल्ल से 3000 रुपए लेकर रखना, क्योंकि बिजली का बिल भी भरना है ना, इसीलिए। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी को बोल दूंगी। लेकिन बाद में जब वेदिका बिजली के बिल को देखती है तब वो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, ये क्या, बिजली का बिल तो केवल 2000 रुपए ही आया है। फिर आपने मुझे प्रफुल्ल जी से 3000 रुपए मांगने को क्यों कहा? हैं? ये क्या बहू, तुझे पढ़ना भी आता है? हाँ माँ जी, आपको इतनी सी बात भी नहीं पता? मैं पढ़ी लिखी हूँ और अभी थोड़े ही दिनों में मेरी छुट्टियां भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं जॉब पर वापस जाया करूंगी। क्या? अपनी बहू के बारे में ये सच जानकर महिमा एकदम हैरान और चकित रह जाती है। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की गरीब और गंवार है, लेकिन ये तो होशियार निकली। लेकिन नहीं, मैं इसकी होशियारी की जड़ ही मिटा दूंगी। जब इसका जॉब ही नहीं रहेगा तो ये खाक कुछ उखाड़ पाएगी मेरा। तब तो इसे घर में चूल्हा चौका और मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अब महिमा वेदिका को जॉब से निकालने की फिराक में होती है। एक दिन वो वेदिका को 200 लोगों का खाना बनाने को कहती है। आश्रम में सबको खाना भेजना है, पूरे 200 लोग हैं बहू, जल्दी जल्दी कर। हाँ माँ जी, मैं जल्दी ही बना रही हूँ। बस भगवान करे कि मेरा खाना टाइम पर रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेचारी वेदिका फटाफट सारा खाना बना देती है। माँ जी, सारा खाना बन गया है, अब मैं जाऊँ? अरे अरे, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो हाँ, फालूदा तो बनाती जा। और हाँ, आश्रम के बच्चों को रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वेदिका फटाफट से गुलाब जामुन, रसगुल्ले और फालूदा बना देती है। माँ जी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब कुछ बना दिया है, क्या अब मैं जाऊँ? अरे नहीं बहू, वो 200 लोगों के पापड़ तलने रह गए हैं और बूंदी का रायता भी, वो कौन बनाएगा? टाइम तो निकला जा रहा है, पता नहीं मैं ऑफिस पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। खैर ठीक है, मैं अब भी रायता बनाकर पापड़ भी तल देती हूँ सारे।
देखते ही देखते वेदिका ये काम भी फटाफट से कर लेती है और अब महिमा के पास उसे एक्स्ट्रा काम देने को कुछ होता भी नहीं है। माँ जी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने सब कुछ बना दिया है, अब बस आपका खाना खाना ही बाकी है। आपको तो आपको भी खिला दूँ? अरे नहीं बहू, ठीक है, अब तू चली जा। और इस तरह इतना सारा काम करने के बाद भी वेदिका टाइम पर ऑफिस चली जाती है। वेदिका का मल्टीटास्किंग देखकर महिमा उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसे इतना सारा काम देकर भी इसने सब कुछ एकदम टाइम पर खत्म कर दिया और ऑफिस भी चली गई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इसकी जॉब का पत्ता गुल तो करके ही रहूंगी मैं। ऐसे ही एक रोज वेदिका रात में जागकर एक जरूरी प्रेजेंटेशन बना रही होती है। वेदिका, कितनी रात हो गई है, तुम थक गई होगी ना, सो जा। नहीं प्रफुल्ल जी, मुझे किसी भी हाल में ये प्रेजेंटेशन पूरा करना ही है, भले ही मुझे इसके लिए रात भर जागना क्यों ना पड़े। अगर आज ये प्रेजेंटेशन नहीं बना तो मेरा जॉब तो हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। महिमा उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये माजरा है। अब तो इसका प्रेजेंटेशन बर्बाद करके ही रहूंगी, जिसके बाद इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर वेदिका रात भर जागकर प्रेजेंटेशन बनाती है और सुबह महिमा मौके पे चौका मारते हुए वेदिका के ऑफिस वाले लैपटॉप को ही गायब कर देती है। जब वेदिका अपने लैपटॉप को उस जगह पर नहीं पाती तब वो बहुत घबरा जाती है और वो लैपटॉप को हर जगह ढूंढने लगती है। हे भगवान, मेरा लैपटॉप कहाँ चला गया? तुम चिंता मत करो वेदिका, मिल जाएगा, मैं भी ढूंढता हूँ। प्रफुल्ल और वेदिका मिलकर उस लैपटॉप को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो लैपटॉप मिलता ही नहीं। जाने दीजिए प्रफुल्ल जी, अभी मेरे पास लैपटॉप ढूंढने का वक्त नहीं है। ऑफिस की मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने पेन ड्राइव में पूरी पीपीटी ऑलरेडी सेव करके रख दी है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे वाह, चलो ये तो बढ़िया है। हैं, ये क्या? इसने तो इस मामले में भी चालाकी से बाजी मार ली। आखिर ये कौन सी मिट्टी से बनी है? महिमा की एक और चाल नाकामयाब हो जाती है और वेदिका ऑफिस में अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। अगले दिन पूरे घर में ढूंढने के बाद वेदिका को लैपटॉप स्टोर रूम में मिलता है। अब धीरे धीरे वेदिका अपनी होशियारी और चालाकी से महिमा से आगे निकलती जा रही थी। वही महिमा की सारी चालें उस पर ही उल्टी पड़ती जा रही थी। पूरे घर का रिनोवेशन कराना है, लेकिन कैसे क्या करें, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी दिमाग बंद पड़ चुका है। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? रिनोवेशन के सारे फैसले तो मैं ही लूंगी ना। देखो, हम वो दीवार पर हरे और नीले रंग लगाएंगे और वो गांव से सारे फर्नीचर भी लाएंगे जो मजबूत होते हैं। लेकिन माँ जी, ये सब बहुत पुराने जमाने की तरह हो जाएगा। इतने डार्क कलर की जगह हम लाइट और कूल कलर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑफ वाइट, लाइट पिंक एंड लाइट येलो। उससे घर में रौनक भी बनी रहेगी। फर्नीचर भी हम आज के ट्रेंड का ही लेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हम हल्के कलर इस्तेमाल करेंगे तो घर में उजाला भी लगेगा। हाँ वेदिका, मुझे भी तुम्हारी ये राय बिल्कुल सही लगी। अपने बेटे और पति को वेदिका का साथ देते हुए देखकर महिमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नालायक, निकम्मी, नासपीटी, छीन ले, सब कुछ छीन ले मुझसे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते और महिमा फिर से अपनी सहेली रोमिला को मिलती है और वो उसे थक हार कर सब कुछ बताती है। अरे रोमिला, तब तू परेशान थी और अब मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी बहू तो इतनी चंट है कि उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया है। पहले तो घर में मेरे मर्जी के अलावा
एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन उस चुड़ैल के आने के बाद सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा है। उसने तो मेरे पति और मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया और उन दोनों को भी अपनी ओर कर लिया। क्या? हाँ रोमिला, उसका जॉब छूट जाए इसलिए मैंने उससे बहुत काम कराया। उसके काम में कई सारी बाधाएं लाई, लेकिन वो हर एक मुसीबत को मात देकर आगे बढ़ी। जब उसे मैंने 200 लोगों का खाना बनाने को कहा तब उसने वो भी बनाया और इसके बाद वो टाइम से ऑफिस भी पहुंच गई। महिमा, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे तेरी बहू तो मेरी वाली से लाख गुना अच्छी है। अरे उसकी चालाकी और होशियारी कुछ काम तो आती है। अरे तेरी बहू तो घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती है और वही दूसरी तरफ मेरी बहू, वो दिन रात मुझसे ही सारे काम कराती है और खुद महारानी आराम फरमाती है। हैं? तेरी बहू ऐसी है? हाँ महिमा, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। तेरे भाग्य में एक हीरा आया है, हीरा, जिसे तूने कभी ठीक से परखा ही नहीं। तेरी बहू एकदम बेस्ट है महिमा। वो भले ही होशियार और चालाक है, लेकिन सारे काम सही से करती है, सबको एक साथ खुश रखती है, घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। और क्या चाहिए तुझे? हाँ रोमिला, शायद तू सही कह रही है। मैंने ही मेरे घमंड के चलते कभी इस नजरिए से अपनी बहू को देखा ही नहीं। वेदिका बहू वैसे है तो बहुत ही अच्छी, मैंने ही उसे परखने में देर कर दी। जिस बहू पर मुझे गर्व महसूस करना चाहिए था उसका मैंने बहुत तिरस्कार किया है। इस तरह अंत में महिमा को अपनी बहू की कीमत समझ आती है और उस दिन के बाद से वो उसके साथ अच्छे से पेश आती है।